हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि जो नींद है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल फंडामेंटल इम्पॉर्टेंस है उसकी। और अगर नींद पूरी नहीं होती है लोगों की तो फिर बहुत अलग अलग तरह की शारीरिक और मानसिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस वाले वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं आपको बिल्कुल एविडेंस बेस्ड, मतलब कि साइंटिफिक, बिल्कुल मेडिकल इस तरह के टिप्स बताऊंगा कि जिनसे नींद ठीक से आ सके और नींद पूरी हो सके। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में बहुत सारी प्रैक्टिस की है। तो पहली चीज़ है कि जो आपका एक स्लीप का शेड्यूल है ना, सोने का जो आपको एक शेड्यूल है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट होना चाहिए। इस तरह की पूरी कोशिश करिए। क्या होता है कि हमारी सबकी बॉडी के अंदर एक इंटरनल क्लॉक होती है जिसे हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं। मतलब कि हमारे अंदर ही एक तरह से टाइम टेबल लगभग सेट होता है हर एक व्यक्ति का अलग अलग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर आपका एक सिस्टम जो है वो शेड्यूल रहेगा कि आप रोज़ रात को लगभग 10 बजे सोने जाते हैं और सुबह लगभग आप 6:30 या 7 बजे उठते हैं, तो कोशिश करें कि ये वाला शेड्यूल ही आपका जो है वो चलता रहे। ऐसी कोशिश अगर आप बीच में कभी करेंगे कि सुबह बहुत जल्दी उठ जाता हूँ या रात में बहुत देर तक जग जाता हूँ, तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो आपके अंदर की क्लॉक है वो फिर कंफ्यूज हो रही है। तो मतलब एक शेड्यूल बनाइए कि आपको लगभग किस टाइम पर बेड में जाना है सोने के लिए, और उस चीज़ को जितना हो सके उतना फॉलो करिए, नींद आने में आसानी होगी। अगला पॉइंट है कि आप अपनी एक बेड टाइम रूटीन बनाइए। ये रूटीन बिल्कुल रिलैक्सिंग होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि सोने के पहले आपको कुछ एक काम ऐसे करने हैं जो कि मन के लिए बहुत ज़्यादा आरामदेह होते हैं, बिल्कुल रिलैक्सिंग होते हैं। तो उससे क्या है कि आपका जो मन है ना, वो धीरे-धीरे से फिर शिफ्ट होगा कि अब मैं जगने की अवस्था से सोने की अवस्था में जाऊँगा, क्योंकि आप इस टाइम पे बहुत रिलैक्सिंग काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई बिल्कुल सॉफ्ट सा म्यूज़िक सुन रहे हैं, या आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, या आपने जाकर के एक शावर ले ली, मतलब आप नहा लिए, या आपने कुछ भी इस तरह का काम किया कि जिससे आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको स्क्रीन वगैरह वाला काम नहीं करना, मोबाइल-वोबाइल नहीं देखना है। ठीक है? तो आपने एक रिलैक्सिंग जो बेड टाइम रूटीन रखा हुआ है, लगभग आप समझिए 15 मिनट का या 30 मिनट का, लगभग 20-30 मिनट के आसपास ठीक होता है। उससे आपकी बॉडी को सिग्नल मिल रहा है कि अब चूँकि आप ये रिलैक्सिंग वाला काम कर रहे हैं, इसके बाद फिर आपके सोने का नंबर आएगा। तो अंदर से वैसे मन भी शांत हो रहा है, आपके शरीर की जो मांसपेशियाँ हैं वो भी रिलैक्स हो रही हैं, क्योंकि सब कुछ मन से ही गवर्न होता है। तो फिर आपको सोने में आसानी होगी। तो जब आप लेटेंगे तो आपको नींद का वेट नहीं करना पड़ेगा, मन पहले से ही शांत है, काफ़ी रिलैक्स है, तो फिर आपको नींद जल्दी आएगी। और एक बार अगर इस तरह की आदत पड़ना शुरू हो गई तो फिर 3-4 दिन की बात है, फिर अपने आप ही ये वाला सिस्टम जो है वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं करना है कि जो बेड टाइम है उसके पहले आपने कुछ एक्सरसाइज़ वगैरह कर ली या आपने कुछ खा पी लिया, क्योंकि ये सब कुछ करने से फिर नींद आने में प्रॉब्लम होती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हाँ, इतना आप कर सकते हैं कि आपने उस टाइम पे ध्यान लगा लिया, आपने मेडिटेशन कर लिया या आपने डीप ब्रीथिंग कर ली कि जिससे आपका मन जो है वो अंदर से रिलैक्स हो गया। तो बस इसका मतलब नटशेल में इतना ही है कि हम अपने आप को अगर सोने के पहले रिलैक्स कर लेंगे तो फिर हमें नींद आने में आसानी होगी। अगला पॉइंट है कि आपका जो सोने का एनवायरनमेंट है, जो आपका कमरा है, वो भी बिल्कुल ऑप्टिमाइज़्ड होना चाहिए। मतलब वहाँ पर अंधेरा भी होना चाहिए, वहाँ पर शांति भी होनी चाहिए, और वहाँ पर अगर ठंडक हो तो बहुत ही अच्छा है। मतलब जो आइडियल टेम्परेचर होता है सोने के लिए वो लगभग 18 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। मतलब कि अगर रिलेटिवली ठंड हो तो नींद ज़्यादा अच्छी आती है शरीर को। ये साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट है। इसके बारे में आप बिल्कुल भी मन में कोई डाउट मत रखिएगा। तो कोशिश करें कि जो भी कर्टन्स वगैरह हों लगे हुए हों, लाइटें वगैरह बंद हो ताकि अंधेरा हो, और साथ में किसी भी तरह का कोई शोर ना हो, और माहौल में थोड़ी-सी ठंडक हो। अगर आप ऐसा कर पाएँगे तो फिर नींद ज़्यादा ठीक से आ पाएगी, नींद ज़्यादा गहरी आएगी, इस तरह की पूरी-पूरी उम्मीद रहेगी। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि सोने के लगभग 2 घंटे पहले आप ब्लू लाइट का एक्सपोज़र बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दें, हो सके तो ख़त्म कर दें और भी बेहतर होगा। ब्लू लाइट कहाँ से निकलती है? जो हमारे मोबाइल हैं, जो हमारे लैपटॉप हैं, कंप्यूटर हैं, टेलीविज़न हैं, टैबलेट हैं, इन सब से, ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ होते हैं जो आजकल बिल्कुल लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इन सब से ब्लू लाइट निकलती है। उससे होता क्या है कि हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि अभी दिन ही है, तो जो एक ब्रेन से मेलाटोनिन नाम का हार्मोन निकलता है ना, जो हमारी स्लीप को रेगुलेट करता है, उसका फिर फंक्शन थोड़ा-सा प्रभावित हो जाता है, वो ठीक से नहीं निकल पाता, तो फिर हमें नींद आने में प्रॉब्लम होती है। नींद का जो पूरा का पूरा एक शेड्यूल साइकिल होना चाहिए डिस्टर्ब हो जाता है।
तो पूरी कोशिश करें कि सोने के लगभग 2 घंटे पहले आप जो है इन सब चीज़ों से दूर हो जाएँ। और अगर आपको कभी बीच में देखना पड़ भी रहा है, तो उसमें एक नाइट मोड होता है, वो एक्टिवेट कर दें। उससे जो है वो जो ब्लू लाइट है वो आपके वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। ब्लू लाइट को ब्लॉक करने के ग्लासेस वगैरह भी आते हैं, तो कभी आप अगर चाहें तो उस बारे में भी सोच सकते हैं कि अगर मोबाइल देखना ही पड़ता है, ऐसा कुछ है, तो आपने वो ग्लासेस पहन करके देख लिए। अगला पॉइंट है कि आपको अपने कैफ़ीन इनटेक का भी ध्यान रखना है। कैफ़ीन जो है वो कॉफ़ी में पाया जाता है, कई तरह के एनर्जी ड्रिंक्स में होता है, तो आप अगर कैफ़ीन लेते हैं तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि जो कैफ़ीन है वो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेंट है। मतलब हमारे ब्रेन के लिए एक तरह से उत्तेजक पदार्थ है। हमें अलर्ट रखने की कोशिश करता है और इसका जो प्रभाव है ना, वो लगभग 6 से 8 घंटे तो रहता ही रहता है ठीक-ठाक। तो अगर आपने समझिए कि शाम को 4 बजे भी कॉफ़ी पी है, तो फिर उसका फ़र्क आप देख रहे हैं कि जो ठीक-ठाक प्रभाव है, वो लगभग रात को 10, 11, 12 बजे तक भी है। तो कोशिश करें कि दोपहर के बाद आप कॉफ़ी का सेवन ना करें। कॉफ़ी लेनी भी पड़ रही है तो फिर वो बिल्कुल हल्की कॉफ़ी लें, ठीक है? क्योंकि कॉफ़ी के अंदर जो कैफ़ीन है वो क्या कर रहा है कि एक एडेनोसाइन नाम का केमिकल होता है जो कि हमें नींद लाने में हमारी हेल्प करता है। तो कैफ़ीन उस एडेनोसाइन को ब्लॉक कर देता है और वो फिर जब तक कैफ़ीन का असर रहता है तब तक वो ब्लॉक रहता है। तो फिर नींद ठीक से नहीं आ पाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर आप कॉफ़ी लवर हैं तो अपनी कॉफ़ी का इंटेक आप फिर भी शाम के पहले-पहले तक कर लें, रात में तो बिल्कुल ना लें। अगला पॉइंट है कि अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अल्कोहल जो है वो हमारी जो स्लीप है, जो स्लीप का पैटर्न है उसे डिस्टर्ब करता है। हमारी स्लीप जो है उसके कई पार्ट्स होते हैं, तो जो उसका एक पार्ट होता है रैपिड आई मूवमेंट पार्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अल्कोहल इस पार्ट को जो है वो डिस्टर्ब करता है। इस पार्ट के डिस्टर्ब होने से क्या होता है कि जो हमारा इमोशनल रेगुलेशन है उसमें प्रॉब्लम आती है। जो हमारे माइंड का, ब्रेन का एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, जिस तरह से जो ब्रेन का कॉग्निशन पावर है, जो ब्रेन चीज़ों को समझता है, संज्ञान लेता है, इन चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जब REM स्लीप चल रही होती है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप चल रही होती है, तो ब्रेन के ये वाले फंक्शन सारे के सारे अंदर से हील हो रहे होते हैं, मजबूत हो रहे होते हैं। अल्कोहल की वजह से क्या है कि REM स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर ये वाले फंक्शन भी ठीक से हील नहीं हो पाते, ठीक से रिपेयर नहीं हो पाते। मतलब ब्रेन आप ये समझिए कि पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हो पाता उठने के बाद भी काम करने के लिए, और रात में बीच में उठने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है क्योंकि नींद जो है वो कच्ची है। अल्कोहल लेने से ये भी होता है कि बार-बार यूरिन पास करने की टेंडेंसी हो सकती है रात में, तो उसके लिए भी उठना पड़ सकता है, वो भी फिर नींद को चीज़ डिस्टर्ब कर रही है। तो लेटेस्ट गाइडलाइंस में तो यही है कि अल्कोहल किसी भी मात्रा में लेना हानिकारक है, तो अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो ध्यान रखें आपकी नींद के साथ में गड़बड़ है। अगला पॉइंट है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए दिन में। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो साइंटिफिकली प्रूवन है ये वाली चीज़ कि उससे एंग्जायटी कम होगी, उससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, उससे सैडनेस, डिप्रेशन वगैरह कम होगा, और अच्छे-अच्छे जो एक तरह से हार्मोन्स होते हैं, अच्छे-अच्छे केमिकल्स होते हैं शरीर में, वो निकलेंगे, जिनसे कि क्या होगा, हमारा ब्रेन ज़्यादा एक वेल बीइंग की अवस्था में रह पाएगा। अगर आप नियमित रूप से फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उसे देखा जाता है कि जो एक डीप स्लीप होती है ना, वो बढ़ जाती है, और डीप स्लीप जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्टोरेटिव होती है। इसका मतलब हो गया कि वो हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा, आप समझिए, तरोताज़ा करती है, उसको अंदर से हील करती है। तो अगर आपको डीप स्लीप आ पाएगी तो कितना अच्छा है। तो अगर आप दिन के टाइम पे एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, रात में नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप रात में करेंगे तो फिर नींद आने में प्रॉब्लम होगी। ये भी देखा जाता है कि एक्सरसाइज करने से जो हमारे शरीर के अंदर, जो मैंने कहा था इंटरनल क्लॉक, या हमारी जो सर्कैडियन रिदम है, कि किस टाइम पर हमारा शरीर क्या काम कर रहा है, वो वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छे से फिक्स होती है, बहुत ज़्यादा अच्छे से गवर्न होती है। तो गाइडलाइंस तो यही कहती हैं कि हमें हर हफ्ते लगभग 2.5 घंटे, मतलब लगभग 150 मिनट टोटल मॉडरेट इंटेंसिटी की एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसका मतलब हो गया कि जैसे साइकिलिंग हो गया, या जैसे कि वॉकिंग हो गया ठीक ठाक चाल में, ठीक है, या जैसे कि स्विमिंग हो गया। ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करने के पहले ये ध्यान रखना है कि क्या आपको कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है कि जिनमें आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, एक बार डॉक्टर से अपने बात कर लीजिए कि क्या मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे आपको नींद जल्दी आने में भी हेल्प मिलेगी, नींद आपकी गहरी भी आएगी, और साथ-साथ में जो नींद की ड्यूरेशन है वो भी पूरी रहेगी, और दिन के टाइम पे थकान भी नहीं होगी। मतलब कि जो नींद का एक पर्पस होता है ना, कि आप तरोताज़ा महसूस करें सुबह के टाइम पे, वो चीज़ अचीव करने में हेल्प मिलेगी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो। अगला पॉइंट है कि आपको अगर स्ट्रेस रहता है, मानसिक अगर आपको तनाव रहता है, टेंशन रहती है, एंग्जायटी रहती है, तो ये चीज़ें भी नींद के लिए नुकसानदायक हैं, तो आपको इन चीज़ों को भी कंट्रोल में करना है। स्ट्रेस रहने से क्या होता है कि हमारा माइंड हमेशा एक अलर्ट ज़ोन में रहता है,
तो उसे हम कहते हैं कि फाइट, फ्राइट या फ्लाइट वाली जोन में रहता है। या तो हमेशा इस तरह के विचार आ रहे हैं कि मैं कैसे करूँगा, मतलब कैसे जूझूंगा, या ऐसा लग रहा है कि आप अंदर से बिल्कुल डरे हुए हैं, या ऐसा लग रहा है कि आप इस पूरी की पूरी सिचुएशन से, मतलब आप हट क्यों नहीं जाते, आप भाग क्यों नहीं जाते, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे करके ये सब कुछ छोड़ दूँ। कुछ भी इस तरह की जो मन की अवस्था है ना, बेचैनी वाली या उदासी वाली, तो वो हमें जो है वो बहुत परेशान रखती है अंदर से। और नींद तो आपको पता है कि हमारे हमारे मतलब ब्रेन से ओरिजिन होता है उसका, तो नींद भी पूरी तरह इफेक्ट होती है अगर स्ट्रेस बनी रहे तो। यहाँ पे करना क्या है कि अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और आपने कोशिश कर ली है अपने सारे तरीकों से कि वो स्ट्रेस कम हो जाए, लेकिन नहीं कम हो पा रही है, एक बार आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। डॉक्टर कई बार ठीक से आपको असेस करके बता सकते हैं कि क्या करना है। अगर ज़रूरत है कुछ टाइम के लिए आपको दवाएं भी दे सकते हैं, या आपको टॉक थेरेपी वगैरह बता सकते हैं, लेकिन आपको ठीक से गाइड करेंगे क्योंकि वो इस वाली चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उन्हें बहुत ठीक से पता है कि कैसे इस स्ट्रेस को मैनेज करना है, कैसे इससे बाहर निकलना है। माइंडफुल हो करके मेडिटेशन करने से भी हेल्प मिलती है कि आप ध्यान लगाएं बिल्कुल। आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं उस पूरे के पूरे अनुभव में डूबें। उससे आपका मन उस तनाव वाली जो चीज़ है, जो उस तरह के विचार हैं, उनसे दूर रहेगा। वैसे भी अपने आप से आप जो है वो पॉजिटिव बातें करिए, अपने मन में पॉजिटिव ख्याल लाइए ज़्यादातर, और जो भी टेंशन वाली चीज़ें हैं उनको अपने माइंड में ज़्यादा आप एंटरटेन ही मत करिए। कई बार लोग डीप ब्रीदिंग करते हैं, प्राणायाम वगैरह, उससे भी बहुत मदद मिलती है। डीप ब्रीदिंग जब आप कर रहे हैं तो उसमें आपको अपनी सांस की अवेयरनेस होनी चाहिए, किस तरह से सांस अंदर जा रही है, किस तरह से सांस बाहर आ रही है, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत बार लोग प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन भी करते हैं। इसमें आप लेट गए और फिर आपने इमेजिन किया आंखें बंद करके अपने शरीर के एक छोर से आप दूसरे छोर पे आ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो फॉर एग्जांपल आपने अपने पैरों से शुरू किया, अब आप मन में सोच रहे हैं कि आपके जो पैरों की मांसपेशियां हैं वो बिल्कुल धीरे धीरे रिलैक्स हो रही हैं, उनके अंदर जो भी तनाव था वो खत्म हो रहा है। उसके बाद आप धीरे धीरे पैरों से फिर एड़ियों की तरफ गए, वहां से फिर और ऊपर की तरफ आए, इस तरह से आप सर तक पहुंचे। तो आपने धीरे धीरे अंदर अंदर ही पूरा अनुभव किया कि आपका हर एक बॉडी का जो पार्ट है वो अंदर से रिलैक्स हो रहा है, और वहाँ पे अंदर जो कुछ भी टेंशन थी वो सब कुछ खत्म हो रही है, और आपको अंदर से हल्कापन महसूस हो रहा है। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जिन्हें कि आप इस्तेमाल करके अपनी स्ट्रेस या एंग्जाइटी को कम कर सकते हैं। बहुत बार लोग दिन में कुछ एक ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं, या कुछ सेल्फ हेल्प की बातें सुनते हैं, कुछ इस तरह के वीडियोस देखते हैं, कुछ इस तरह की या तो फिल्म्स वगैरह देखते हैं, सीरीज़ देखते हैं कि जिनमें हमारा मन जो है वो थोड़ा-सा डाइवर्ट हो जाए, हमें थोड़ा-सा सपोर्ट मिल जाए, हेल्प मिल जाए। कई बार कॉमेडी होती है, कई बार कुछ एक मोटिवेशन वाली चीज़ें होती हैं। आप भी देखें कि आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट सूट करती है। अगला पॉइंट है कि सोने के जस्ट पहले खाना नहीं खाना चाहिए। मतलब खाना लगभग 2-3 घंटे पहले खा लेना चाहिए रात का। और ये भी ध्यान रखना है कि जो रात का खाना है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा तेल मसाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर उससे डेफ़िनेटली हमें नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज़्यादा जो हैवी खाना होता है ना, वो तो वैसे भी हमें अंदर से कहीं न कहीं परेशान ही करता है। कुछ लोगों को शुरू में नहीं पता लगता तो वो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन बाद में तो पता चलता ही है। फिर बाद में ऐसी हालत हो जाती है कि वो एक बार भी इस तरह का जंक फूड नहीं ले पाते, क्योंकि अंदर फिर प्रॉब्लम होती है। तो अच्छा है कि हम इस हैबिट को पहले ही समझ जाएँ कि हमें रात का खाना हल्का रखना है, पौष्टिक रखना है, बैलेंस रखना है, लेकिन हमें सोने के लगभग 2 से 3 घंटे पहले ठीक-ठाक खा लेना है। अगला पॉइंट है कि आपको दिन के टाइम फिर ज़्यादा सोना नहीं है। साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूवन है कि अगर दिन में आप 30 मिनट से ज़्यादा के लिए सोते हैं, तो उससे फिर आपकी रात की नींद अफ़ेक्ट हो सकती है। तो अगर आपको दिन में एक तरह से झपकी भी लेनी है ना, तो आप कोशिश करें कि 20-25 मिनट वाली बस हो जाए। मतलब आधे घंटे से ज़्यादा वो स्ट्रेच ना हो, क्योंकि उससे फिर रात की नींद नींद आने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और नींद आपको कच्ची आए, बार-बार खुले, ऐसा भी हो सकता है। तो दिन में रेस्ट करना तो ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर आपको दिन के टाइम पे लंबे टाइम के लिए सोना नहीं है, आप ये चीज़ मान के चलें। अगर आपने वैसे ही अपना दिन में कुछ ऐसा समय निकाल लिया 20 मिनट का कि आपने अपनी आँखें बंद कर ली और आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग हो सकता है उस टाइम के लिए भी, और आपकी रात की नींद भी अफेक्ट यहाँ पे नहीं हो रही है। अगला पॉइंट है कि आपको ऐसी कोशिश करनी है पूरी तरह से कि आपको दिन के टाइम पे जो नेचुरल लाइट है ना, वो जितनी मिल सके उतना अच्छा है। नेचुरल लाइट जिन लोगों को नहीं मिलती दिन में, मतलब कि अगर पूरे दिन आप इंडोर ही हैं, तो वो भी अपने आप में चीज़ नींद को अफेक्ट करती है। तो कोशिश करें कि आप दिन में कुछ एक अपना ऐसा शेड्यूल बनाएं कि आप बाहर निकल सकें, जब आपको नेचुरल लाइट जो कि सॉफ्ट है, मतलब ऐसा भी नहीं करना कि बिल्कुल तेज धूप में आपको जाना है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बस आपको एक लाइट का एक्सपोजर मिलना चाहिए जो प्राकृतिक प्रकाश है, दैट्स इट। अगला पॉइंट है कि आपको रात के टाइम ये कोशिश करनी है कि जो आर्टिफिशियल लाइट होती है ना, ट्यूबलाइट वगैरह, एलईडी लाइट वगैरह, इन सब से हमारा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ना हो, कम से कम हो। क्योंकि अगर ऐसा है कि हमारे कमरे में लाइटें खूब चकाचौंध से जल रही हैं, तो फिर वही बात है कि हमारे ब्रेन से जो मेलाटोनिन निकलता है ना, वो फिर डिले हो सकता है, या वो कम निकले, ऐसा हो सकता है।
तो उससे हमारी जो स्लीप साइकिल है, जो हमारे स्लीप का रेगुलेशन है, वो प्रभावित हो सकता है। तो सिंपल सी बात है कि आपको अपने रात के टाइम पे भी कोशिश करना है कि आप बहुत ज़्यादा उजाले में, बहुत ज़्यादा चकाचौंध में ना रहें, इससे नींद प्रभावित हो सकती है। अगला पॉइंट है कि आपका जो मैट्रेस है, जो गद्दा है आपका, वो कंफर्टेबल होना चाहिए और जो आपका तकिया है, पिल्लो, वो भी कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर ये कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आपको डिस्कम्फर्ट होगा, मतलब आप अंदर से जो है वो ठीक से नहीं सो पाएंगे। आपका जो सोने का पोस्चर है वो गड़बड़ हो जाएगा, आपको दर्द वगैरह रह सकता है, मांसपेशियों में ऐंठन आ सकती है, बार बार उठने की नौबत आ सकती है। तो आप ये ध्यान रखें कि जो आपका गद्दा है या जो आपकी पिल्लो भी है, ये बहुत ज़्यादा फर्म नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। देखा जाता है कि जो लोग सीधे सोते हैं, पीठ के बल सोते हैं या पेट के बल सोते हैं, उनके लिए तो एक थोड़ा फर्म मैट्रेस ठीक होता है, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। लेकिन जो लोग साइड में सोते हैं, साइड लेकर के सोते हैं ज़्यादातर, उनके लिए फिर एक सॉफ्ट मैट्रेस ज़्यादा देखा गया है कि बेटर होता है। तो आप किस तरह से सोते हैं, आप ये चीज़ आपको ठीक से पता है, तो आप एक बार ठीक से बिल्कुल समझ-बूझ करके अच्छी कंपनी के मैट्रेस और पिलो में इन्वेस्ट करें, और जिससे कि आपको नींद ठीक से आए और आपके शरीर में किसी भी तरह से आपको पेन वगैरह ना लगे, स्फूर्ति रहे उठने के बाद भी। अगला पॉइंट है कि आप कोशिश करें कि आपके शरीर का वज़न जितना होना चाहिए, मतलब जो ऑप्टिमम रेंज होती है बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई के हिसाब से, तो उतना ही आपका वज़न जो है वो शरीर का उसी रेंज के अंदर है। अगर वज़न ज़्यादा होता है ना, तब भी दिक्कत आती है सोने में, देखा जाता है। स्पेशली अगर वज़न जो है वो पेट के आसपास ज़्यादा है या गले के आसपास ज़्यादा है। अगर वज़न ज़्यादा है, मतलब ओबेसिटी है, तो फिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नाम की प्रॉब्लम होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे कि फिर सोने में प्रॉब्लम होती है। कई तरह की पेट के अंदर की दिक्कतें भी होती हैं, जैसे कि GERD, मतलब कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़, जिसमें कि एसिड जो है वो ऊपर की तरफ आता है, उसमें भी सोने की प्रॉब्लम होती है। जो लोग ओबेसिटी के शिकार होते हैं, उनमें इन सब बीमारियों के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोशिश करें आपके शरीर का जो वज़न है वो रेंज के अंदर ही हो। अगला पॉइंट है कि आपको ठीक से हाइड्रेटेड रहना है, शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर डिहाइड्रेशन है तो देखा जाता है कि जो हमारे नेज़ल पैसेज है, मतलब जो हमारे नाक के अंदर के रास्ते हैं, जो हमारा अंदर से मुँह है, गला है पीछे का, ये सब चीज़ें ड्राई हो सकती हैं, फिर नींद में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें ठीक से हाइड्रेटेड रहना है, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं करना कि सोने के जस्ट पहले हमने काफ़ी सारा पानी पी लिया या काफ़ी सारा लिक्विड इनटेक कर लिया, उससे फिर हमें रात में बाथरूम जाने की टेंडेंसी होगी, फिर हमारी नींद डिस्टर्ब होगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें सोने के जस्ट पहले ज़्यादा पानी नहीं पीना है। अगला पॉइंट है कि आपको जो निकोटीन है, जो मतलब टोबैको वाले प्रोडक्ट्स हैं, स्मोकिंग वगैरह, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। देखा जाता है कि जो निकोटीन है, ये वही बात है कि जो हमारी स्लीप के अंदर एक रैपिड आई मूवमेंट, मतलब कि REM फेज़ होती है स्लीप की ना, उसे डिस्टर्ब करती है, उसे बहुत कम कर देती है। और रैपिड आई मूवमेंट जो फेज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उस वाली फेज़ में ज़्यादातर क्या हो रहा है कि हमारा ब्रेन अंदर से अपने आप को ना पूरी तरह से, आप समझिए कि रीशफल कर रहा होता है। सारी की सारी जो दिन भर की मेमोरीज़ हैं उनको ठीक से प्रोसेस कर रहा है, जो भी दिन में सारे के सारे एक्सपीरियंस हुए हैं, जो लर्निंग्स हुई हैं, उन सब चीज़ों को अपने अंदर इंटीग्रेट कर रहा होता है। साथ-साथ में जो भी इमोशनल भी एक तरह से ब्रेन को इनपुट मिले हैं, उन सबको अंदर-अंदर ही प्रोसेस करके इंटीग्रेट कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है। तो निकोटीन वगैरह लेने से क्या होता है कि जो REM स्लीप है ये डिस्टर्ब हो जाती है, तो उससे हमारा ब्रेन जो है ना वो अंदर से स्वस्थ नहीं हो पाता, तरोताज़ा नहीं हो पाता। नींद की क्वालिटी खराब होती है, नींद बार-बार टूटने के चांस होते हैं। वैसे ही आप ये समझ के चलें कि जो निकोटीन है, जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये अंदर से हमें एक अलर्टनेस की अवस्था में लाते हैं, और सोने के लिए तो हमें रिलैक्स होना ज़रूरी है। तो अगर हमारा ब्रेन एक अलर्टनेस की अवस्था में ही रहेगा तो फिर हम ठीक से सो कैसे पाएँगे। REM स्लीप डिस्टर्ब होने से जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है, हमारी जो क्रिएटिव थिंकिंग है, ये सब चीज़ें अफेक्ट होती हैं। जो हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट होना होता है, जो हमारे ब्रेन की हीलिंग होनी होती है। देखिए, दिन भर में बहुत कुछ ऐसा हुआ होता है ना कि ब्रेन को फिर ये समझना होता है कि मैं अपने CPU में क्या-क्या रखूँ, क्या-क्या हटा दूँ। तो फिर ब्रेन को ये वाला काम करने का टाइम ही ठीक से नहीं मिल पाता, क्योंकि ब्रेन को फिर REM स्लीप जो है वो कम मिल पा रही है, जिस फेज़ में ब्रेन ज़्यादातर ये सब काम करता है। तो प्लीज़ कोशिश करें कि जो निकोटीन या जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, ये आप अवॉइड कर सकें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है आपकी अच्छी नींद के लिए। अगली चीज़ है जिसका ज़िक्र मैंने थोड़ा-सा पहले भी किया है कि अगर आप रिलैक्सेशन वाली गतिविधियाँ कर सकते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा होगा आपको गहरी नींद लाने के लिए, टाइम पे नींद लाने के लिए। तो मैं इस पे ज़्यादा भी नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज़ का मतलब हो गया कि आपने माइंडफुल होकर के मेडिटेशन किया, ध्यान किया,
या आपने जो भी प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन वाली चीज़ होती है कि आपने मन में बस ये आंखें बंद करके इमेजिन करना शुरू किया कि आपकी मांसपेशियों के अंदर जो भी कसाव है, जो भी टेंशन है, वो सब धीरे धीरे रिलीज हो रही है। और ऐसे करके आप अपने शरीर के एक अंग से दूसरे अंग पे आते गए, दूसरे से तीसरे पे आते गए, और आपने अपना पूरा का पूरा शरीर अंदर अंदर ही इंटरनली ही कवर कर लिया। ठीक है, या तो ऐसा होता है कि आपने डीप ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइजेज शुरू करी कि आप बैठ करके आप गहरी सांस भी ले रहे हैं। आप इस तरह से ले रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल नेचुरली आराम से ले रहे हैं, लेकिन आपका जो ध्यान है वो पूरी तरह से अपनी सांसों पर ही है। किस तरह से सांस अंदर जा रही है, किस तरह से ठहर रही है, किस तरह से बाहर आ रही है। तो इस तरह के काम करने से भी क्या होता है कि हमारा मन बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है अंदर, और जब मन शांत होता है तो नींद ज़्यादा टाइम पे आती है, ज़्यादा गहरी आती है। अगला पॉइंट है कि अगर आप ज़्यादातर अपनी नींद का ध्यान रख भी रहे हैं, लेकिन तब भी आपको नींद ठीक से नहीं आती है, सारी कोशिश करने के बाद भी, ज़्यादातर टिप्स फॉलो करने के बाद भी, एक बार प्लीज़ आप डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर आपको ठीक से एक बार असेस करेंगे, तो हो सकता है कुछ ऐसा पता लगे, कोई मेडिकल कारण तो नहीं है कि जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है। अगर ऐसा है तो पहले उस मेडिकल कारण को ठीक करना होगा, उसको टारगेट करना होगा। जब वो मेडिकल कारण कंट्रोल में आ जाएगा, फिर आपको नींद अपने आप ठीक आना शुरू हो जाएगी। तो क्या पता कि वो जो इंसोम्निया है उसके पीछे कौन सा कारण आपका चल रहा हो, है ना? ये तो तभी पता लगेगा जब आपके सिम्टम्स को डॉक्टर समझेंगे, और उसके हिसाब से अगर टेस्ट की ज़रूरत है टेस्ट कराएंगे, फिर एक डायग्नोसिस बनेगी कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है अंडरलाइंग। बहुत सारे कारण होते हैं वैसे, कई बार किसी न्यूट्रिशन की कमी हो गई, या कई बार देखा जाए तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी अपने आप में एक कारण होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपने आप में एक कारण होता है, प्रोग्रेसिव लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर अपने आप में एक कारण होता है। कई बार लोगों को अंदर से कुछ एक सांस की दिक्कत होती है, वो भी अपने आप में एक कारण होता है। तो नींद क्यों नहीं आ रही है, अगर इस बारे में आपने सब कुछ करके भी कोई खास आपको सफलता नहीं मिली है ना, एक बार डॉक्टर से आप ज़रूर मिलिए। अगला पॉइंट है कि जो आपका बेड है, जहाँ पर कि आप सोते हैं, उस बेड को आप और किसी भी काम के लिए ना यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि मन में ये एक एसोसिएशन रहे कि अगर मैं बेड पे आके लेट गया हूँ तो इसका मतलब कि अब मुझे सोना ही है। तो बेड पे कुछ खाना, या बेड पे बस लेट के कुछ काम करना लैपटॉप वगैरह पे, ये सब चीज़ें आप ना करें। बेड का इस्तेमाल फिर आप सिर्फ सोने के लिए ही करें। माइंड में ये वाला एसोसिएशन अगर बनेगा ना कि अगर मैं बेड पे हूँ तो इसका मतलब मुझे सोना है, तो फिर ये जो है चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि माइंड ना ऐसी चीज़ों को समझता है, एसोसिएशन लेता है। तो अगर आप बेड का इस्तेमाल किसी भी और काम के लिए नहीं कर रहे हैं ना, रीडिंग के लिए भी नहीं कर रहे हैं, लेट करके टीवी देखने के लिए भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप जैसे ही बेड पे लेटेंगे तो फिर माइंड अब इस मोड में आ जाएगा कि हाँ, अब मुझे सोना है, उससे आपको हेल्प मिलेगी। बिल्कुल, ये मैं आपको साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट बता रहा हूँ। अगला पॉइंट है कि अगर आपको खर्राटे वगैरह लेने की आदत है, या अगर आपकी नींद बार-बार डिस्टर्ब होती है, कोशिश करें कि आप ना करवट लेकर के सोएँ, साइड में सोएँ। क्योंकि देखा जाता है कि जिन लोगों को खर्राटे वगैरह आते हैं, जिन लोगों को स्लीप एपनिया रहता है, तो वो अगर सीधे पीठ के बल सोते हैं ना, तो फिर ये सब चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, प्लस फिर नींद डिस्टर्ब भी होती है। तो अगर साइड में लेकर करवट लेकर के आप सो रहे हैं, तो उसमें जो एयरवे है अंदर ना, जो सांस का रास्ता होता है अंदर, वो ज़्यादा ठीक से ओपन रहता है। तो कोशिश करके देखें सिर्फ कि अगर आपको कोई मतलब बॉडी में डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है, आपको स्लीप पोस्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो साइड में करवट लेकर के सोने की कोशिश करें। अगला पॉइंट है कि आप कोशिश करें कि अगर आपके पास पेट्स हैं, जैसे कि पेट डॉग हो गया या पेट कैट हो गई, तो वो आपके साथ आपके बेडरूम में ना सोएं। कोशिश करें ऐसा, क्योंकि देखा जाता है कि अगर वो रात को मूवमेंट करेंगे, उससे भी आपकी नींद खुल सकती है। अगर वो रात को नॉइज़ करेंगे, शोर करेंगे, आवाज़ करेंगे, तो उससे भी आपकी नींद खुल सकती है। अगर आपके साथ बेड पे ही सो रहे हैं, तो वो फिर अपनी जगह भी लेंगे, जिससे कि आपको भी फिर सोने के लिए कम जगह मिलेगी, तो आप भी फिर अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, आपकी नींद टूट सकती है। तो अगर नींद आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट विषय है, तो फिर आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि हम किसी न किसी तरह के दर्द में होते हैं, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आ रही होती, और हम उस चीज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि दर्द तो ठीक है, उससे नींद का क्या संबंध है, लेकिन संबंध होता है। तो अगर आपको किसी भी किस्म का पेन डिसऑर्डर है, आपको किसी भी मेडिकल कारण की वजह से दर्द हो रहा है, या आपको अगर आर्थराइटिस वगैरह ही है, जिसमें भी हमें जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, तो फिर आपको ध्यान रखना है अपने डॉक्टर से बात करके कि आपको इस तरह से ट्रीटमेंट लेना है बिल्कुल टाइम से कंसिस्टेंटली, कि आपका दर्द कंट्रोल में रहे। क्योंकि जब हम किसी भी किस्म के दर्द में या डिस्कम्फर्ट में होते हैं, फिर उस टाइम पे हमें नींद ठीक से नहीं आएगी, नींद हमें कच्ची ही आएगी, नींद हमारी बार-बार टूटेगी। तो डॉक्टर से एक बार अपने ठीक से बैठ करके इस बारे में सलाह करें, क्योंकि आपका जो भी पेन का लेवल है, उसके हिसाब से डॉक्टर आपको मतलब ठीक से गाइड करेंगे, आपको ठीक से मेडिसिन्स देंगे। आपका पेन किस वजह से है, वो चीज़ें समझते हुए। तो अगर आपका पेन कंट्रोल में रहेगा, तो उसके बाद में आपको फिर नींद भी ठीक से आने में हेल्प मिलेगी। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, बहुत से लोग अपने आप ही दवाओं का सेवन शुरू कर देते हैं, सप्लीमेंट्स का सेवन शुरू कर देते हैं, कि बस अपने आप ही गए केमिस्ट के यहाँ पे और उससे बोला कि मुझे नींद नहीं आ रही है, उसने कुछ एक चीज़ प्रेस्क्राइब कर दी,
सपोज मेलाटोनिन दे दिया, या सपोज मैग्नीशियम किसी फॉर्म में दे दिया, या सपोज कोई नींद की गोली ही दे दी, एलोपैथिक गोली, कि आप इसे खाइए, इससे आपको नींद अच्छी आएगी, वो चीज़ उन्होंने अपने आप से स्टार्ट कर दी, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। अगर आपको नींद आने में प्रॉब्लम है ये सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद भी, तो डॉक्टर से अपने ज़रूर मिलिए। अपने आप को सेल्फ मेडिकेट बिल्कुल मत करिए। हर एक का शरीर अलग अलग होता है, हर एक के लिए मतलब एक ही चीज़ काम नहीं करती है। प्लस आपको नींद जो नहीं आ रही है उसकी अंडरलाइंग कॉज क्या है, डॉक्टर्स ये पता करेंगे। कई बार डॉक्टर्स मेडिसिन नहीं देते नींद के लिए, आपको एक टॉक थेरेपी जो है वो प्रेस्क्राइब कर देंगे, आपको जिसे कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी प्रेस्क्राइब कर देंगे। वो जब आप ठीक से बैठेंगे सेशन में अपने साइकियाट्रिस्ट के साथ या साइकोलॉजिस्ट के साथ में, तो आपसे वो बातचीत करेंगे, जिससे कि फिर आपको नींद बाद में आना बेहतर शुरू होगी, क्योंकि मन के अंदर कुछ एक गांठें खुलती हैं, कुछ एक रास्ते बनते हैं। इस थेरेपी का अपना नाम भी है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर इंसोम्निया। तो फिर से बोलूँगा, इसका सारांश यही है कि अपने आप को सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है, खुद अपनी दवाएं नहीं स्टार्ट कर देनी है, डॉक्टर से मिलना है अगर ज़रूरत है तो, डॉक्टर की एडवाइस को पूरी तरह फॉलो करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं आप इन्हें फॉलो करिए। नींद इससे आपको ज़्यादा टाइम पे भी आ पाएगी, ज़्यादा शायद गहरी भी आए, और उससे आपको हेल्प मिलनी चाहिए। नींद हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से बोलूँगा, नींद को आप जितना भी हो सके ना प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा, कट ऑफ मत करिएगा। कभी कभी हमें लगता है ऐसा कि चलो कोई बात नहीं ना, अगर हम 5 घंटे सो के भी अपना शेड्यूल बना पा रहे हैं तो उससे क्या हुआ, कि मैं फिर टाइम तो मेरे को मिल रहा है, मैं ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता हूँ, अपना प्रोफेशनल काम करूँगा या जो भी आपको है। लेकिन नहीं, ये सब शॉर्टकट्स हैं। बॉडी पे इन सब चीज़ों का बहुत प्रभाव आता है। मन इतना अगर आपका अंदर से स्फूर्ति वाला नहीं है, मन अगर अंदर से इतना फ्रेश नहीं है ना, तो आपका दिमाग भी ठीक से नहीं काम करेगा। जितना शार्पनेस होनी चाहिए ना, वो शार्पनेस नहीं आ पाएगी। तो जिस आउटपुट को पाने के लिए आप नींद अपनी कट डाउन कर रहे थे, वो आपको आउटपुट भी नहीं मिल पा रहा है। प्लस नींद कम होने की वजह से आपके शरीर में बीमारियां होने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है नींद अगर पूरी ना हो ठीक से। इसलिए प्लीज़ अपनी नींद का आप ठीक से ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।